प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? छठी कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 3.4 गुणज, सार्वगुणज, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड इस पर चर्चा की थी और आपको प्रश्नावली 3.4 के 3 प्रश्न करने को दिए थे। मुझे जिन बच्चों का पूरा होमवर्क प्राप्त हुआ है, आप है हनेश, गौरव, प्रियांशु, नव्या, नंदिनी, दिव्यांशी, गुनगुन और नियति। आप सभी ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है। नियति और प्रीति ने पिछला होमवर्क करके भेजा है। प्रश्नावली 3.4 का होमवर्क आपने नहीं भेजा है। बेटे, आप भी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा अपनी कॉपी में करके मुझे भेज दें। तो आज हम प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 3 से आगे प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा किस तरह से दो या दो से अधिक संख्याओं का हम सार्वगुणज और जो सार्वगुणनखंड है उसको ज्ञात करते हैं। चलिए, आज हम प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 3.4 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखी जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। आपने क्या करना है? 3 के गुणज लिखना है। फिर कहां तक लिखने हैं? 100 से छोटी, मतलब 100 तक। 100 तक 3 के गुणज आपने लिखने हैं। मतलब 3 का पहाड़ा आपने कहां तक लिखना है? 99 तक। 33 3 99 तक। तो 3 के गुणज क्या हुए? ये कितनी है? 3 2 3 6 9 12 15 18 21 21 के बाद 24 27 30 33 36। तो इस तरह से कहाँ तक आपने लिखना है? ये 99 तक। फिर इसी तरह से आपने 4 के गुणज लिखने हैं। बच्चों, 4 के गुणज क्या हुए? 4 का पहाड़ा कहाँ तक लिखना है? ये भी आपने 100 तक। तो 21 चौके 4 8 12 16 20 24 24 के बाद 28 28 के बाद 32 36 40 और 25 चौके अप टू 100। इस तरह से आपने पहले 3 के गुणज लिखना है और फिर 4 के गुणज लिखना है। अब आपने लिखना है, यहाँ पे एक बात बताई है, 100 से छोटी सभी संख्याएं। 100 से छोटी, तो 100 से छोटी आपने लिखनी है। 100 नहीं आएगा। 100 से पहले जो संख्या भाग होती है वो है 96। अब आपने लिखना है 100 से छोटे 3 व 4 के सार्वगुणनखंड। 100 से छोटे 3 व 4 के सार्वगुणज आपने लिखने हैं। सार्वगुणज। तो बेटा, आपको मैंने पहले बताया था पिछली कक्षा में कि सार्वगुणज वो गुणज होते हैं जो दोनों संख्याओं में हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं आ रही है जो 3 के गुणज में भी है और 4 के गुणज में भी है? देखिए, ये 12 है, ये दोनों में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से 24 है, ये भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह से आप आगे वाली संख्याएं भी लिख सकते हैं जब आप ये जो मैंने डैश डैश लगाया है इनमें आप संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले आई 12, उसके बाद आया 24, 24 के बाद आप इसमें देख सकते हैं 36। मतलब
12 24 36, 12 का पहाड़ा आ रहा है, तो अगला क्या होगा? 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 96। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है 3.4 का, कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती है जिनका जो सार्व गुणनखंड है वो केवल एक होता है। सह अभाज्य मैं लिख लेता हूं, कौन सी संख्या होती है सह अभाज्य? सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हुई? वे संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड केवल एक होता है। आप क्या करेंगे, जो संख्याएं आपके पास दी होगी उन संख्याओं के आप पहले गुणनखंड लिखेंगे, फिर उन संख्याओं के सार्व गुणनखंड लिखेंगे। सार्व गुणनखंड अगर केवल एक है तो संख्याएं सह अभाज्य होती है, और अगर सार्व गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और भी संख्याएं हैं तो संख्याएं सह अभाज्य नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 में हमने यही करना है। जैसे पहला प्रश्न है 18 और 35। प्रश्न नंबर 5 का ए है 18 और 35। तो बच्चों आपको यह बताना है कि जो 18 और 35 है ये से अभाज्य है या नहीं है। इसके लिए आप सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्व गुणनखंड निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? गुणनखंड की। तो आप लिखेंगे पहले 18 के गुणनखंड, गुणनखंड कैसे निकालते हैं? वो सारी संख्याएं लिखनी है जिससे 18 पूरा पूरा भाग होता है। 18 भाग होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। ठीक है। अब 35 के गुणनखंड आप लिखेंगे। 35 किस किस से भाग होता है? 1 से, 5 से, 7 से और 35 से। अब लिखना है आपने 18 और 35 के सार्व गुणनखंड। 18 और 35 के सार्व गुणनखंड। तो बच्चों सार्व गुणनखंड जो 18 के गुणनखंड में भी है और 35 के गुणनखंड में भी है। तो केवल एक ही संख्या है, वो क्या है? 1, जो 18 के गुणनखंड में भी है और 35 के गुणनखंड में भी है। और सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा अभी मैंने लिखी थी। क्या लिखा था? जिन संख्याओं का गुणनखंड सार्व गुणनखंड केवल एक होता था। तो 18 और 35 का सार्व गुणनखंड भी सिर्फ एक है, बाकी कोई संख्या नहीं है। अतः 18 और 35 कैसे हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। बच्चों इसी तरह से सी है 30 और 415। आपको बताना है 30 और 415 सह अभाज्य है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पहले 30 के सार्व गुणनखंड लिखेंगे और उसके बाद
15 के सार गुणनखंड गुणनखंड लिखेंगे। तो पहले लिखेगा हम 30 के गुणनखंड। तो बच्चों 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 15, 30, जिनसे 30 भाग होता है। 30 1 से भाग होता है, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 भी आएगा। 10, 15 और 30, 10, 15, 30। इसके बाद लिखेंगे 415 के। 415 किस किस से भाग होता है? तो 415 भाग होता है 1, 5, 83 से भाग होता है, क्योंकि 83 5 415 होता है। 5 3 15, 8 5 40, 40 अरे 41। ठीक है, 1, 5, 83 415 से तो हो गई। अब यहाँ पे सार गुणनखंड क्या है, जो 30 के गुणनखंड में भी है और 5 के गुणनखंड में भी है। तो हम लिखेंगे 30 और 415 के सार गुणनखंड। तो 30 और 415 के सार गुणनखंड क्या क्या है? 1 और 5। ये दोनों में है, ये भी दोनों में। तो सहअभाज्य वो होती है जिनका सार गुणनखंड केवल 1 होता है, परंतु यहाँ 1 के अतिरिक्त 5 भी है। तो अतः 30 और 415 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो क्या लिखेगा हम? 30 और 415 कैसी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी? कोई संख्या 5 से भी भाग होती है और 12 से भी भाग होती है, तो वो किस संख्या से हमेशा भाग होगी? तो ये आपने याद करना है। तो इसमें आप लिखेंगे वह संख्या 5 गुणा 12 बराबर है 60। प्रश्न नंबर 6, वह संख्या 5 गुणा 12 कितना होता है? 60 से सदैव विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी। जो संख्या 5 से भी भाग होती है, 12 से भी भाग होती है, और तो वो संख्या हमेशा 60 से भाग होगी। प्रश्न नंबर 7वां है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य है? देखिए, जो संख्या 12 से विभाज्य है, जो संख्या 12 से विभाज्य है, वह 12 के गुणनखंडों, 12 के गुणनखंडों, गुणनखंड क्या क्या है 12 के? 1, 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित होगी। इस तरह से आपने ये प्रश्न नंबर 7वां करना है। बच्चों इस तरह से आपने जो प्रश्नावली 3.4 जितने भी प्रश्न है इसके प्रश्न नंबर 3 से आगे जो हमने आज किए सारे प्रश्न आपने करने हैं और मुझे भेजने हैं।